तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके हम लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें हम देखेंगे लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन एंड लैग्रेंजेस मेथड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, लैग्रांजेस मेथड को देखेंगे कि लैग्रांजेस मेथड की हेल्प से हम लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और जो वर्किंग रूल है लैग्रांजेस मेथड का वो देखते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। अभी तक आपने ये तो पढ़ा था कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर आ गया है यहाँ पर। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इफ़ पी एंड स्मॉल क्यू, ये स्मॉल पी और स्मॉल क्यू आप जानते हो। स्मॉल पी क्या होता है, स्मॉल पी होता है आपका डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और स्मॉल क्यू होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई। तो ये नोटेशन है जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू बोथ अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सिंपल इसमें क्या है, सिंपल ये है कि पी और क्यू फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए और दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो वो आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में स्मॉल पी जेड माइनस स्मॉल क्यू जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू हैं इनकी आपको 1 डिग्री ही मिलेगी। ठीक है, और इन दोनों को कभी मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा, तो वो इक्वेशन होगी वो आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गई। ठीक है, अब जो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लीजिए कि ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये होता है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हो कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इजिकल टू आर। ठीक है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इजिकल टू आर, where p q r are the functions of x y z is called Lagrange's linear equation। तो यहाँ पर जो कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R है ये आपके x y z के फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो इक्वेशन आपकी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक है, वो जो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, इसके आप एग्जांपल भी देख सकते हो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन के कि tan x और भाग स्मॉल p प्लस में tan y स्मॉल q इजिकल टू tan z। ठीक है, ये आपके कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होती है आपकी लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर स्मॉल पी प्लस में वाई स्क्वायर स्मॉल क्यू इजिकल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो P और Q इस तरीके से मिलेंगे और P का जो कोफिशिएंट होगा वो हम कैपिटल P नाम देते हैं, इसे कैपिटल Q नाम देते हैं, इसको हम कैपिटल R नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो मेथड होता है आपका लैग्रांजेस मेथड। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो होता है लैग्रांजेस मेथड। अब लैग्रांजेस मेथड का जो वर्किंग रूल है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो वर्किंग रूल फॉर लैग्रांजेस मेथड, इसमें आपको 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो टू सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है लैग्रांजेस मेथड। इसका फर्स्ट स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन अगर आपको दिखाई देती है तो आपको सबसे पहले लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, और लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है आपकी ये डी एक्स अपॉन में कैपिटल पी इजिकल टू डी वाई अपॉन में कैपिटल क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, तो डी एक्स के डिवाइड में स्मॉल पी का कॉफिशिएंट आ रहा है मतलब कैपिटल पी, डी वाई के डिवाइड में
क्यू आ रहा है जो कि स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट है, और डी जेड के डिवाइड में आर आ रहा है जो कि इक्वल का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसको बनाने के बाद अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, फाइंड द टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बाय टेकिंग एनी टू फ्रैक्शन फ्रॉम वन। अब इस वन से जो इक्वेशन वन आपने बनाई है इसमें से आपको दो फ्रैक्शंस लेने हैं। ठीक है, कैसे लेने हैं, जैसे आपने ये वाला लिया, ठीक है, और इसको सॉल्व किया, यहाँ से आपके पास एक सॉल्यूशन मिल गया। इसके बाद आप ये वाला दो ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं दूसरा फ्रैक्शन, क्योंकि इक्वल है तो दोनों को इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपको बनाने हैं। ठीक है, इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को उठाया और इसको उठाया दोनों को, तो इन दोनों को उठा के आपने सॉल्यूशन किया, वहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ गया। तो मतलब यहाँ पर ये है कि आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लेने हैं। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन सेम नहीं होने चाहिए बस, और कुछ यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, तो लेट सपोज आपके पास में u इजिकल टू सी वन और v इजिकल टू सी टू, दो सॉल्यूशन मिले हैं आपके पास में जो कि दोनों के दोनों सेम नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। क्लियर, अगर ऐसा मिल जाए तो हम थर्ड स्टेप में क्या लिखते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है फाई ऑफ u कोमा बी इजिकल टू जीरो। मतलब जो u और b आपके पास मिले हैं इनको हम कोमा से सेपरेट करके लिख देते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन होता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक चीज ये दिखाई दे जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का बुक के अंदर मिल जाएगा कि u इजिकल टू फाई ऑफ v, इस टाइप से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब u इजिकल टू फाई ऑफ v कर दिया, या फिर v इजिकल टू फाई ऑफ u कर दिया। ठीक है, तो किसी भी टाइप से मिले आपको घबराने की टेंशन नहीं है, इस टाइप से भी हम सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो सबसे एक्यूरेट माना जाता है, मतलब मेनली ज़्यादातर बुक्स के अंदर आपको यही मिलेगा, फाई ऑफ u कोमा बी इजिकल टू जीरो। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चंस इस पर बेस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये दिया गया है, लेकिन जो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है, मतलब लैग्रांजेस मेथड है, इसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 आपका ये है कि सॉल्यूशन कैन बी फाइंड इजीली बाय टेकिंग एनी टू फ्रैक्शन ऑफ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। मतलब क्या है, टाइप 1 के क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन है, उसमें आपको दो फ्रैक्शन लेने से इजीली उसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो आपका टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये कह रहा है सॉल्व एक्स स्क्वायर पी प्लस में बाई स्क्वायर स्मॉल क्यू इजिकल टू जेड स्क्वायर। ये आरजेपीवी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि स्मॉल पी आ रहा है और स्मॉल क्यू आ रहा है, और ये देख सकते हो आप, ये कैपिटल पी का काम कर रहा है, ये कैपिटल क्यू का काम कर रहा है, ये कैपिटल आर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम लैग्रांजेस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है वो हम आगे देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो आपके पास जो गिवन है वो गिवन है आपके पास में एक्स स्क्वायर स्मॉल पी, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर स्मॉल क्यू इजिकल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। हमारा फर्स्ट वो मेथड क्या था, सबसे फर्स्ट स्टेप ये था कि फॉर्म द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यही लिखते हैं, नाउ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, तो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं हम, dx और डिवाइड में स्मॉल p का कोफिशिएंट वो है एक्स स्क्वायर, तो dx के नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल dy डिवाइड में स्मॉल q का कोफिशिएंट जो है बाई स्क्वायर, तो इसके डिवाइड में आ जाएगा बाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में dz डिवाइड में आ जाएगा जेड स्क्वायर, जो इक्वल का पार्ट है ना वो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर।
तो ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 बनी है, ये आपकी लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान से फोकस करिए। इसमें जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन का मतलब इसको मैं फर्स्ट फ्रैक्शन नाम दे रहा हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को पहले उठाएंगे, उसके बाद सेकंड या थर्ड को उठाएंगे, या फिर आप ये भी कर सकते हो फर्स्ट को और थर्ड को उठा सकते हो। ठीक है, तो किन्हीं दो फ्रैक्शन को लेंगे और हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को ले रहे हैं, वो आपका डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इजकल टू डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल में है डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने उठा लिया फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को उठा लिया। ठीक है, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट है आपके यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर ले जा सकते हो आप, तो एक्स की पावर -2 डी एक्स इजकल टू वाई की पावर -2 और डी वाई। ठीक है, अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल सेपरेट है। तो इंटीग्रेशन जब आप करोगे आप, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट आ जाएगा C1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये मिलेगा आपके पास में एक्स की पावर -2 + 1 और डिवाइड में आ जाएगा -2 + 1, वो होता है ना एक्स की पावर n का, n+1 डिवाइड बाई n+1, वही हमने सिंपल लगाया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ये होगा y की पावर -2 + 1 और डिवाइड में हो जाएगा -2 + 1। ठीक है, और प्लस में है यहाँ पर C1। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिल गया, तो यहाँ से देखिए ध्यान से फोकस करिए, यहाँ से आपके पास मिलेगा x की पावर -1 बनेगा जो कि नीचे आ जाएगा, और ये माइनस बनेगा नीचे, ये 1 में x बनेगा। ठीक है, इजिकल टू माइनस का 1/y इधर बनेगा और प्लस में C1 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में C1 क्या मिला, ये मिला 1/y, जब इधर आ जाएगा तो 1/y माइनस का 1 में x इजिकल टू C1। ठीक है, तो एक तो सॉल्यूशन आपके पास में ये मिल गया। ठीक, अब ध्यान से फोकस करिए। अब हम दूसरा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए हमने क्या किया, इसको इस वाले फ्रैक्शन को लिया और इसको लिया, इन दोनों को लिया और सॉल्यूशन आपके पास मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको और इसको भी ले सकते हो। आपके जो सॉल्यूशन आने चाहिए वो डिफरेंट आने चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए। बस यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को आप ले लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2 और 3 को ले रहा हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग 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 फ्रैक्शन 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 2 and 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आपको दो फ्रैक्शन लेने हैं 2 और 3। तो 2 और 3 कौन सा है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखिए। दूसरा फ्रैक्शन आपका डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास में डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल में है आपका, देखिए इक्वल में क्या है, डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपके पास में डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम सिचुएशन बन रही है इधर भी। तो वाई की पावर -2 हो जाएगा ये, और डी वाई इजिकल टू जेड की पावर -2 डी जेड। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ लगा दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, और प्लस में एक कांस्टेंट लगा दीजिए C2। ठीक है, तो ये आपके पास मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन करने पर y की पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, मतलब माइनस का 1 में y बनेगा ये। ठीक है, इधर और इधर क्या बनेगा, ये माइनस का 1 में z बनेगा। ठीक है, और प्लस में C2। तो यहाँ से आपके पास में C2 मिल गया, कितना मिल गया, ये 1 में z माइनस का 1 में y। ठीक है, इजिकल टू C2। ठीक, तो ये आपके पास में सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। अब आप देख सकते हो दोनों सॉल्यूशन अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं भाई। ठीक है, तो डिफरेंट हैं तो आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या कैसे लिखते हैं हम, वो होता है फाई ऑफ, यहाँ पर आप लिखोगे फाई ऑफ
u कॉमा वी, u का मतलब यहाँ पर 1/बाई माइनस का 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/बाई माइनस का 1/x, ठीक है। तो ये है 1/x, कॉमा लगा के ये सेकंड वाला 1/z माइनस 1/y, ठीक है, और इक्वल में 0। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये AQ2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व 10x स्मॉल p प्लस में 10y स्मॉल q इक्वल टू 10z, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो स्मॉल p स्मॉल q आ रहा है और x y z के फंक्शंस आ रहे हैं आसपास, ठीक है। तो ये आपकी लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें टाइप 1 लग रहा है, कैसे लगेगा वो आप जब लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ना आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपके पास जो गिवन है वो आपके पास गिवन है 10x स्मॉल p प्लस में 10y स्मॉल q इजिकल टू 10z, ठीक है। ये आपके पास में गिवन है, ठीक। अब आपको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर हेयर लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ठीक है। तो ये है आपके पास में क्या होती है, वो होती है dx अपॉन में स्मॉल p का कोफिशिएंट वो है 10x, तो यहाँ पर आप लगा देना 10x, ठीक है, इक्वल में dy अपॉन में स्मॉल q का कोफिशिएंट वो है 10y, ठीक है, इक्वल में है ये होता है dz डिवाइड बाई जो लेफ्ट हैंड साइड में है r वो आपका है 10z, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लिख लिया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, और ये फ्रैक्शन है इनको आप फ्रैक्शन को नाम दे दीजिए। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपका सेकंड फ्रैक्शन है, और ये है आपका थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को लेता हूँ तो यहाँ वेरिएबल सेपरेशन की हेल्प से मतलब डायरेक्ट आपके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यही करते हैं। तो इसमें टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आप देख सकते हो सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आपको फर्स्ट एंड सेकंड उठा लीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास में dx डिवाइड बाई 10x इक्वल में dy डिवाइड बाई 10y, ठीक है। तो ये आपके पास मिलेगा 10y, ठीक। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए 10x ऊपर जाके cot x बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये बनेगा cot x dx, ठीक है, इक्वल में क्या है, इक्वल में है आपके पास में ये बन जाएगा cot y, ठीक है, और dy। अब आप देख सकते हो यहाँ वेरिएबल सेपरेट हैं, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट c1 यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपके पास मिला, देखिए यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से मिला आपके पास में cot x का इंटीग्रेशन ये होता है log sin x, ठीक है, log sin x, ठीक है, इक्वल में cot y का ये हो जाएगा log sin y, ठीक है, और प्लस में है c1, ठीक है। आप c1 को log c1 भी ले सकते हो, जिससे log से log कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं ले वो तो भी आपका काम चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो log sin y इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में log sin x, ठीक है, ये बनेगा आपके पास में log sin x और माइनस में log sin y, ठीक है, log sin y और इक्वल में आपका c1। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हो log sin x और डिवाइड बाई sin y, ठीक है, इस तरीके से इक्वल में c1 को अगर आप log के फॉर्म में लिखना चाहें या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो उसे कि ये हो जाएगा sin x और डिवाइड बाई sin y इक्वल में ये log इधर जाएगा तो e की पावर c1 हो जाएगा, ठीक है।
तो ई की पावर C1 एक कांस्टेंट ही बन गया, तो इसको आप एक नया नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इसको? आप नाम दे सकते हैं कि जो साइन एक्स डिवाइड बाई साइन वाई है, ठीक है, साइन वाई है, ये आपका मान लेते हैं C1 डैश बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हो, C1 डैश एक कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका आया है, ये आपके पास में एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिला है, एक मिला है पहला वाला, ठीक है। तो अगर हम दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए अगला फ्रैक्शन लेंगे। कैसे लेंगे? फर्स्ट और सेकंड को लिया हमने, ठीक है। अब आप क्या ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड को ले सकते हो, या फिर सेकंड या थर्ड को ले सकते हो, किसी को भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको, वो मैंने पिछले कराया था वो सेकंड और थर्ड लिया था, अब मैं आपको फर्स्ट एंड थर्ड लेके करता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग 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 फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास बनेगा फर्स्ट है आपका dx अपॉन में 10x, ठीक है, dx अपॉन में 10x इक्वल में है आपका dz अपॉन में 10z, ठीक है, dz अपॉन में 10z, ठीक है। तो dz अपॉन में 10z, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल सेपरेट है इसमें। तो 10x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा cot x dx इजिकल टू ये बन जाएगा cot z dz, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दे रहे हैं, मान लेते हैं वो है आपका C2, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे log sin x, ठीक है, इक्वल में ये हो जाएगा आपके पास में log sin z, ठीक है, प्लस में C2, ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा log sin x, ठीक है, माइनस में हो जाएगा ये log sin z, इधर आके log sin z, ठीक है, इक्वल में है आपका C2। तो log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये log sin x और डिवाइड में हो जाएगा sin z, ठीक है, और इक्वल में है आपका C2, ठीक है। तो log को हम इधर भी ले जा सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास में sin x डिवाइड बाई sin z इजिकल टू e की पावर C2 बन जाएगा, ये e की पावर C2, और e की पावर C2 को एक नया कांस्टेंट नाम दे रहे हैं हम, जो कि आपका होगा C2 डैश नाम दे देते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा sin x, ये मिल जाएगा आपके पास में sin x डिवाइड बाई sin z इजिकल टू C2 डैश, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिले हैं दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन है, sin x अपॉन sin z है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका sin x अपॉन में sin y, ठीक है। या x और y है यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो x और z है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट सॉल्यूशन मिले हैं। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिख देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो मिलेगा आपके पास में फाई ऑफ u कोमा बी, फाई ऑफ u का मतलब यहाँ पर ये है साइन एक्स अपॉन में साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे साइन एक्स है ये साइन एक्स डिवाइड बाई साइन वाई, ठीक है, साइन वाई, और यहाँ पर लिखोगे आप कोमा लगा के साइन एक्स डिवाइड बाई साइन जेड, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख देना और इक्वल में है 0 लगा देना यहाँ पर, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास जो ये मिला ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यार ये सॉल्व करने थे, ठीक है। तो मैं आपको सारी स्लाइड दिखा देता हूँ जिससे कि आप इसको नोट कर सकें और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट स्लाइड, आराम से नोट कर लीजिए आप, फर्स्ट है ये, इसके बाद ये है सेकंड, ये है आपकी थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, और ये है आपकी सिक्स्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा।
और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।